ओके डियर स्टूडेंट, सो आज का जो हमारा लेक्चर है हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 3, जो कि इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे है। तो इसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन मतलब ओवरऑल सर से लेकर पाँव तक किस तरह से फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से टेक्निक हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के दौरान यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की। व्हाट इज़ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन? फिज़िक्स का वर्ड जहाँ पर भी आता है फिज़िकल का, तो इससे मुराद आपकी जो ज़ाहिरी अपीयरेंस है, जो कि आप ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहे होते हैं, आपकी जो बॉडी होती है, तो इससे मुराद फिज़िकल है, ठीक है? बॉडी से मुराद फिज़िकल है। एग्ज़ामिनेशन से मुराद उसकी जाँच पड़ताल करना। सो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ये एक ऐसा अमल होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की जो बॉडी होती है उसकी हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं, ठीक है? उसकी हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसकी हम चेकअप करते हैं इस मकसद के लिए कि हमें पता चले कि आया फ़िज़िकली इनको किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको किसी किस्म का मसला तो नहीं है, इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की जब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जब उनकी हम फिज़िकल बॉडी चेकअप करते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। समझ आ गई इसकी? फिजिकल एग्जामिनेशन Yes, क्या sir. है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द Yes, sir. पेशेंट बॉडी टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की जो बॉडी होती है उसकी हम चेकअप करते हैं, जानने के लिए कि आया हमारे पेशेंट को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। सही है। यहाँ पर मज़ीद अगर हम आगे देखें तो द गोल ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ टू ऑब्टेन वैलिड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब हम जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसको करने का जो बुनियादी पर्पज़ हमारा होता है, जो बुनियादी मकसद होता है, वो यही होता है कि हम मुकम्मल तौर पर इस बात की यकीन दहानी करें कि हमारे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, वो क्या है, वो कैसी है, बुरी है या अच्छी है। तो इसको जानने के लिए हम पेशेंट की जो पूरी बॉडी होती है उसकी हम क्या करते हैं, चेकअप करते हैं, ठीक है। और चेकअप करने के ज़रिए हमें जो है हर एक चीज़ जो है वो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि चेकअप के दौरान हम बज़ाहिर खुद बज़ाते खुद हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो बॉडी है उसको हम चेक करते हैं। सो हमें पता चल जाता है कि आया इनको कोई मसला है या नहीं। तो इस मकसद के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसी तरह से एग्जामिनेशन के दौरान द एग्जामिनर मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सिंथेसाइज द एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसी तरह से एग्जामिनेशन के दौरान जो एग्जामिनेशन चेकअप करने वाला बंदा होता है, तो उनमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो जो डेटा इंफॉर्मेशन पेशेंट से हासिल कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो और इसी तरह से उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो बनाने की काबिल हो। तो फिर हम सही तरीके से उस फिजिकल एग्जामिनेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, Yes, प्रिंसिपल। sir. जी जी। प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के कुछ उसूल्स है। तो अब उन उसूलों के बारे में हम बात करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो उसूल है फिजिकल एग्जामिनेशन का वो क्या है,
वॉश यूर हैंड, सबसे पहले आपने अपने हाथों को धोना है और हाथों को धोने के जो 7 स्टेप्स है वो आपको याद होने चाहिए, जिसके ज़रिए जो डिज़ीज़ के ट्रांसमिशन के एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सही है। फिर आपने क्या करना है, जब आप हाथ धो लेते हैं तो इसके बाद आपने हेड टू टो ऑर्डर, हेड से लेकर पाँव तक के सीक्वेंस में आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन करनी है। सबसे पहले आपने हेड की चेकअप करनी है, फिर आपने नेक की चेकअप करनी है, फिर आपने चेस्ट की चेकअप करनी है, फिर आपने एब्डोमिन को चेक करना है, फिर स्पाइन्स को चेक करने हैं, फिर एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करने हैं, फिर एनल जेनिटल को चेक करना है और इसके साथ साथ लास्ट में आपने नर्व सिस्टम को चेक करना है। तो ये ऑर्डर जो है आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इस एमसीक्यूज जो है इससे भी आ सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ फिजिकल एग्जाम। हम बात कर रहे थे कि फिजिकल एग्जामिनेशन के हमारे साथ कुछ उसूल हैं। तो इसमें पहला उसूल तो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने हाथों को सही तरीके से धो लेने हैं, ठीक है। जो हाथों को धोने के जो 7 स्टेप्स है उसको फॉलो करते हुए आपने हाथों को धो लेना है, ताकि किसी किस्म की बीमारी, किसी किस्म की जर्म जो है वो आपके हाथों के थ्रू पेशेंट को जो है वो मुंतकिल ना हो, ठीक है, और मज़ीद पेशेंट की हालत ख़राब ना हो। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने हाथों को धोना है। फिर हाथों को धोने के बाद आपने सर से लेकर पाँव तक जो है एक स्टेप वाइज मेथड के ज़रिए क्या करनी है, पेशेंट की असेसमेंट करनी है, जिसमें सबसे पहले आपने उसके हेड की चेकअप करनी है, फिर नेक की, फिर चेस्ट की, फिर इसी तरह से एब्डोमेन की, फिर स्पाइंस की, फिर एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज़ से मुराद हाथ पैर है, ठीक है। इसी तरह से एनल जेनिटल एरियाज़ की, इसके साथ साथ नर्व सिस्टम की। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। तो इस तरीके से जब आप ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएंगी तो वो सही इन्फॉर्मेशन आएंगी और आप सही तरीके से फिर क्या कर सकेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। सही है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पेशेंट टायर क्विक Patient tire quickly when asked to sit up, lie down, turn on your left side, sit up, lie down and so on। इसी तरह से पेशेंट जो है इस बात से बहुत ज़्यादा थकते हैं। अक्सर औक़ात आप लोगों ने देखा होगा जब आप पेशेंट की असेसमेंट कर रहे होते हैं और असेसमेंट के दौरान आप उनको कभी कहते हैं कि उठ जाए, कभी उनको कहते हैं कि लेफ़्ट साइड पर हो जाए, कभी उनको कहते हैं कि बैठ जाए, कभी उनको फिर कहते हैं कि उठ जाए, लेट जाए, बैठ जाए। तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, द पेशेंट शुड बी मेड एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो जब भी आप पेशेंट की असेसमेंट कर रहे होते हैं, चेकअप कर रहे होते हैं, तो चेकअप करने के दौरान आपने जितना आपसे हो सकता हो, ठीक है, आपने अपने पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, ठीक है, ताकि वो इरिटेट ना हो, ताकि उनको गुस्सा ना आए और वो आपके साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर सके। द पेशेंट शुड बी प्रॉपरली ड्रेप, ठीक है, आपने अपने पेशेंट को प्रॉपरली ड्रेप किया हो। ड्रेप से मुराद ये है कि उनकी पूरी बॉडी को आपने क्या किया हो, छुपाया हुआ हो, कवर किया हो। सिर्फ वही बॉडी पार्ट्स आपने क्या करने हैं, अनकवर करने हैं जिसकी आप चेकअप कर रहे होते हैं, जिसकी आप असेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो असेसमेंट के दौरान आपने सिर्फ बॉडी के वो पार्ट जो है वो अनकवर रखने हैं जो कि आप उसकी चेकअप कर रहे होते हैं, और जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको आपने कवर रखना है, ताकि पेशेंट जो है वो हेजिटेट ना करे, ठीक है, वो इरिटेट ना हो, वो जो है अनकंफर्टेबल फील ना करे। सही है। इसके साथ साथ व्हेन पॉसिबल द एग्जामिनिंग टेबल और बेड बी situated so that the examiner has access to both side of the patient। इसी तरह से जब भी आप एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो एग्जामिनेशन के दौरान ज़ाहिर बात है पेशेंट को आपने बेड पर लेटाया होता है या टेबल पर, तो
एग्जामिनर का जो है दोनों साइड से जो है वो पेशेंट तक रसाई हो, ठीक है, मतलब दोनों साइड से जो है वो पेशेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से फिर एग्जामिनर से मुराद नर्स को जो है फिर पेशेंट को ये नहीं कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा इस साइड के करीब हो जाए या थोड़ा से उस साइड के करीब हो जाए। तो ऐसा फिर पेशेंट को जो है नर्स नहीं कहेंगे, बल्कि नर्स खुद जो है जिस साइड पर उनका काम होता है तो वो उसी साइड की तरफ जो है जाएंगे और पेशेंट को बगैर डिस्टर्ब किए हुए उनकी क्या करेंगे, चेकअप कर सकेंगे। सही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट की क्या कर रहे हैं, एस्कल्टेशन कर रहे हैं। तो एस्कल्टेशन के लिए उन्होंने पेशेंट के चेस्ट को क्या किया हुआ है, अनकवर किया हुआ है, ठीक है। सो एन आइडियल अरेंजमेंट इज टू हैव द टेबल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन रूम, ठीक है। सो हमारे साथ जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन से मुराद ये है जो कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है, जिसमें कोई भी मसला पेशेंट्स, डॉक्टर्स को, नर्सिस को नहीं आता। तो जो आइडियल अरेंजमेंट है वो ये होती है कि आपका जो टेबल है जिस पर आपने पेशेंट को लेटाना होता है, तो वो आपके जो एग्जामिनिंग रूम है उसके बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए, ताकि आप किसी भी साइड से जो है अपने पेशेंट को एक्सेस कर सकते हो, रसाई हासिल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से स्टैंड राइट साइड ऑफ द बेड, आपने बेड के राइट साइड पर जो है खड़ा रहना है, सही है। सीक्वेंशियली आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से बॉडी के जो पार्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, एक्सपोज करना है, अनकवर करना है। एक्सपोजिंग ओनली द एरिया दैट आर बीइंग एग्जामाइंड एट दैट टाइम विदाउट अनड्यू एक्सपोजर ऑफ अदर एरियाज। वही बात है जो कि इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट जो है आपके साथ कोऑपरेटिव रहे, आपके साथ जो है कंफर्टेबल फील करे, तो आपने पेशेंट को बगैर किसी ज़रूरत के उनके बॉडी पार्ट्स को अनकवर नहीं करना है, बल्कि बॉडी के सिर्फ उस पार्ट्स को आपने अनकवर करना है, एक्सपोज करना है जिस पार्ट की आप चेकअप कर रहे होते हैं, जिस पार्ट को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ने सिर्फ पेशेंट की जो चेस्ट है उसको अनकवर किया हुआ है और वो अस्कल्टेशन जो है कर रहे हैं, पेशेंट की जो हार्ट रेट है, हार्ट बीटिंग है, उसको क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो कभी भी आपके पेशेंट जो है वो इरिटेट नहीं होंगे और वो आपके साथ कोऑपरेटिव रहेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? Yes, sir. वेरी गुड। This caring for patient privacy goes a long way in establishing a good doctor patient relationship। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि अगर आप इस तरीके से पेशेंट की चेकअप करेंगे तो इससे पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहेंगे और वो अपने डॉक्टर नर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ एक बेहतर तरीके से उनके साथ क्या कर सकेंगे, कोऑपरेशन कर सकेंगे और पेशेंट से वो बेहतर तरीके से नर्सेज जो है हिस्ट्री हासिल कर सकेंगे। द एग्जामिनर शुड कंटिन्यू स्पीकिंग टू द पेशेंट। इसी तरह से एग्जामिन जब पेशेंट को आप चेक कर रहे होते हैं तो चेक करने के दौरान जो है आप लोगों ने खामोश नहीं रहना, बल्कि उनको जो है आपने बातों में मसरूफ़ रखना है, ताकि वो जो है नर्वसनेस का शिकार ना हो, ताकि वो एनजाइटी का शिकार ना हो, ताकि वो स्ट्रेस का शिकार ना हो। बल्कि जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो बातचीत करने के दौरान आप अपना स्किल भी परफॉर्म कर रहे हो और साथ साथ पेशेंट को भी आपने मसरूफ़ रखना है, उनके माइंड को आपने डाइवर्ट रखना है, ताकि वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन, किसी किस्म की एनजाइटी, किसी किस्म के नर्वसनेस का शिकार ना हो। सही है। शोइंग केयर टू हिज डिजीज़ एंड आंसर द पेशेंट क्वेश्चन। इसी तरह से आपने पेशेंट को इस बात की यकीन दहानी करनी है कि आप पेशेंट की जो बीमारी है उसके साथ आप कितनी कंसर्न रखते हैं, उनके बारे में आप कितनी ज़्यादा जो है संजीदा है। और इसी तरह से पेशेंट अगर आपसे कोई सवाल करते हैं तो आपने उनके सवालात के जवाबात प्रॉपर तरीके से देने हैं। तो इससे ये होता है कि इससे पेशेंट को एक अपनायत सी महसूस होती है और पेशेंट को फिर ये महसूस होता है कि डॉक्टर जो है हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमारे सवालात को अहमियत दे रहे हैं। तो इससे वो फिर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं। It can not only release patient nervousness but
also help to establish the good physician patient relationship। देखिए वही बातें जो कि मैं पहले लाइन्स में ही मैं आपको बता देता हूँ, वही बातें फिर नीचे आ जाती हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो एक तो इससे ये होता है कि पेशेंट की जो नर्वसनेस होती है, जो एंजाइटी उनको लाहक हुई होती है या जो अनकंफर्टेबिलिटी उनको हो रही होती है, तो वो फिर नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है जब आप उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ जो है गपशप लगाते हैं, उनको मसरूफ़ रखते हैं, और इसके साथ-साथ पेशेंट और नर्स के दरमियान एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप भी कायम हो जाती है। तो ये वो स्किल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है नर्सेस को, डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है डेटा कलेक्शन के दौरान। प्रिकॉशन टू टेक, अब वो कौन से काम है जिसके करने से हमें गुरेज करना चाहिए, जिसके होने से जो है हमें क्या करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, ठीक है, और उन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रिकॉशन टू टेक से मुराद ये है कि वो कौन सी बातें हैं जिससे हमें गुरेज करना चाहिए, जिसको करने से हमें क्या करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। सो इसमें पहले नंबर पर द यूज़ ऑफ ग्लव्स शुड प्रोवाइड एडिक्वाइट प्रोटेक्शन व्हेन परफॉर्मिंग द physical examination or when handling blood, soiled or body fluid, soil sheets और clothing। ठीक है, कहते हैं कि जब आप अपने पेशेंट को कोई चीज़ दे रहे होते हैं या पेशेंट की आप फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर रहे होते हैं, तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के दौरान आप लोगों ने इस बात की यकीन दहानी करनी है कि आपने प्रॉपर तरीके से ग्लव्स जो है वो लिए हो, ठीक है, ग्लव्स को यूज़ की कर रहे हो आप। तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान आप जितनी भी चीज़ें मतलब उसको आप हैंडल कर रहे होते हैं, तो इससे ये होगा कि आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, ठीक है, आपके हाथ पर जर्म जो है वो नहीं पड़ेगा, और जितनी भी चीज़ें होंगी तो वो एक प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह को आप क्या कर सकेंगे, ट्रांसफ़र कर सकेंगे, उसको आप एक्सचेंज कर सकेंगे। सही है? ग्लव शुड बी worn when examining any individual with exudative lesion और dermatitis। ठीक है, इसी तरह से ग्लव्स जो है आपने उसको फिर क्या करना है, वॉन करना है, मतलब गन भी रखना है जब आप कोई ऐसे पेशेंट की चेकअप कर रहे हो जिनकी बॉडी से किसी किस्म की जो है फ्लूइड जो है वो बाहर निकला हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो, ठीक है, या कोई स्किन इन्फ्लेमेशन हुई हो और वहाँ से जो है किसी किस्म की फ्लूइड जो है वो बाहर निकले हुए हो। एक्सुडेटिव लीजन से मुराद ये है वो लीजन, वो दाने जिससे फ्लूइड मटीरियल जो है बाहर निकला हुआ हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी कंडीशन के लिए फिर आपने ग्लव्स को जो है वो क्या करना है, गर्म रखने हैं, ठीक है, मतलब जो गर्म ग्लव्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर जो है किसी किस्म की जो डिजीज़ है, जर्म है, वो नहीं होते, ठीक है, उसको पास्चराइज किया गया होता है, टेम्परेचर दिया गया होता है, उसको एक ख़ास टेम्परेचर दिया गया होता है जिस पर जो जर्म्स वगैरह है उसकी ग्रोथ नहीं होती। सही है, समझ आ रही है आपको? सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट वॉर्न का इस सेंटेंस में वो मतलब तो नहीं है, वेयर की सेकंड फॉर्म उन्होंने यूज की होगी, दैट शुड बी वार्म। वार्म तो होते नहीं ग्लव सर, वो जो पस्चराइज भी हुए होते हैं या स्टरलाइज भी, वो वापस आके तो ठंडे ही हुए होते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब देखिए, बात का मतलब वही है, ग्लव हम क्यों पहनते हैं? इसी वजह से पहनते हैं कि हमारे हाथ गंदे ना हो, ठीक है? जो जरासीम है पेशेंट के, वो हमारे हाथों को ना लगे, और इसी तरह से पेशेंट को जब हम टच कर रहे हों, ठीक है? तो हमारे हाथों से उनको किसी किस्म के बैक्टीरिया वगैरह, जर्म जो है, वो ट्रांसफ़र ना हो। सो ग्लव जो है, वो आपने पहने हो, ठीक है? जब भी आप पेशेंट के स्किन को टच कर रहे हो या कोई ऐसी लेजन दाना हो उनके स्किन पर, ठीक है, जो कि एक्सुडेटिव हो, मतलब उससे फ्लूइड निकला हुआ हो, तो आप जो है विदाउट ग्लव्स जो है उसको टच नहीं कर सकते, आपने जो है ग्लव्स पहने हुए हो। सो बात का मतलब जो है एक ही है, प्रोटेक्शन, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, आपको भी देती है और आपके पेशेंट को भी देती है, ठीक है। वॉर्न का मतलब है पहनना, सेकंड फॉर्म उसकी यूज हुई हाँ है, जी, वेयर बिल्कुल, की। पहनना, ठीक है। मेरी मुझसे जो है गलती हो गई है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं।
सो ग्लव्स जो है नहीं वो सर। आपने पहने हुए हो, ठीक है। जब भी आप पेशेंट को टच कर रहे हो तो विदाउट ग्लव जो है वो आप उनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। Hands or other contaminated skin surface should be washed thoroughly and immediately if accidentally soiled with blood or other body fluids. इसी तरह से हैंड्स और अदर कंटेमिनेटेड स्किन सरफेस, हैंड चाहे आपके हाथ हो या दूसरा कोई भी आपका स्किन बॉडी पार्ट हो, ठीक है, तो जो कि कंटेमिनेटेड हुआ हो, कंटेमिनेटेड से मुराद आलूदा हो चुका हो, पेशेंट के बॉडी के साथ आपने टच किया हो या कोई आलूदा चीज़ हो, गंदी चीज़ हो उसके साथ आपने टच किया हो, ठीक है, तो आपने उसको फ़ौरन ही क्या कर देना है, वॉश कर लेना है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपके हैंड्स के ज़रिए जो है वो जर्म्स जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगी, ठीक है। ये कब करना है, जब अचानकली इमीडिएटली या एक्सीडेंटली आप किसी सॉयल ब्लड को जो है, मतलब किसी ब्लड को टच कर लेते हैं या दूसरे की बॉडी फ्लूइड्स को आप टच कर लेते हैं जो कि पेशेंट के होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपने अपने हाथों को फ़ौरन ही क्या कर देना है, धो लेना है, ताकि जो जर्म हो, जो बैक्टीरिया वगैरह हो, वो उससे उसी टाइम जो है क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए और आपके हाथों के थ्रू बीमारी के फैलने के जो चांसेस है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? यस सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नो सर। ओ- ये मेरी बात। ओके जी। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ऑल शार्प आइटम्स सच एज नीडल ब्लेड्स मस्ट बी हैंडल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर टू प्रिवेंट इंजरीज, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, जितने भी आपके पास शार्प चीज़ें होती है, जैसे कि जो सिरंज होते हैं उसके नीडल्स हो गए, जो ब्लेड्स हो गए, ठीक है, इसको आपने एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ जो है आपने इसको हैंडल करना है, इसको यूज़ करना है, ताकि इसकी वजह से आपको भी इंजरी ना हो और आपकी पेशेंट को भी इंजरी ना हो, सही है। इसके साथ साथ अ पेशेंट में बी इन आइसोलेशन और ऑन स्पेशल प्रिकॉशन इफ़ ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अ कंटीजियस डिजीज। ऐसे पेशेंट जिनको ऐसी बीमारी हुई हो जो कि एक से दूसरे को मुंतकिल होती हो, कंटीजियस डिजीज से क्या मुराद है, ऐसी बीमारियां जो कि एक से दूसरे को मुंतकिल होती हो, तो ऐसी बीमारी को हम कंटीजियस बीमारी कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। और वो बीमारियां जो कि एक से दूसरे को मुंतकिल ना होती हो उसको हम अनकंटीजियस डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट को फिर आपने क्या करना है, दूसरे पेशेंट से अलग रखना है या उनको ख़ास किस्म की केयर जो है आपने देनी है, ताकि उनकी वजह से दूसरे लोगों को जो है वो बीमारी मुंतकिल ना हो और दूसरे लोग जो है उस बीमारी के जद में ना आए और वो बीमारी जो है वो फैलने से रोके रहें, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर द असेसमेंट, इसके बाद हमारे साथ आता है असेसमेंट के लिए आपने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, तो उसके हवाले से अब आप यहाँ पर जो है जानेंगे और इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। एक्सप्लेन व्हेन वेयर एंड व्हाई द असेसमेंट विल टेक प्लेस, जब भी आप अपने पेशेंट की असेसमेंट करने वाले होते हैं, चेकअप करने वाले होते हैं, तो चेकअप करने से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपने अपने पेशेंट से इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना होता है। इन्फॉर्म कॉन्सेंट में बेसिकली वो तमाम बातें होती है जो कि आपने पेशेंट को बतानी होती है कि हम आपका यो प्रोसीजर करने वाले हैं तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजाहत आपने उनको देनी होती है, कहाँ आपने करनी है, ठीक है, ये आपने बताना होता है, क्यों करना है ये आपने उनको क्या करना होता है, बताना होता है, ठीक है, ताकि पेशेंट को हर एक बात क्लियर हो और वो आपको आसानी से जो है ये प्रोसीजर करने की इजाज़त दे दे। हेल्प द क्लाइंट प्रिपेयर, इसी तरह से अगर कोई पेशेंट ऐसे हो, ठीक है, जो कि तैयार ना हो, ठीक है, तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, तैयार कर देना है। मिसाल के तौर पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि इन प्रोसीजर्स के होने पर जो है उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है या उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है यूरिन पास करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उनको जो है
मतलब प्रोसीजर से पहले ही हम उनको क्या कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं उनको, वो पूछते हैं कि अगर आपको वॉशरूम की ज़रूरत हो, ठीक है, अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना हो तो आप जा सकते हैं, ठीक है, तो वो जो है अपनी ब्लैडर एम्प्टी कर सकते हैं, या अगर क्लॉथ को चेंज करने की ज़रूरत उनको हो तो वो क्लॉथ चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हम उनको टाइम देते हैं। तो इससे ये होता है कि पेशेंट जो है मेंटली तौर पर जो है वो प्रिपेयर हो जाता है प्रोसीजर के लिए। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट में आप इसकी थ्योरी भी आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के हवाले से, ठीक है। सो इन्वायरमेंट को जो है आपने पेशेंट के लिए क्या करना है, तैयार करना है, जिसमें प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम हो, ठीक है, प्रॉपर रूम टेम्परेचर आपने रखी हो, पेशेंट को सर्द जो है वो फील ना हो, इसी तरह से प्रॉपर चीज़ें जो है वहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हो जो कि आपने यूज़ करनी होती है असेसमेंट के दौरान। रेप्स जो है आपके साथ मौजूद हो, प्राइवेसी जो क्या कहते हैं, जो प्राइवेसी पर्दे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, कर्टन क्या? कर्टन हाँ जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियल। हाँ जी, बिल्कुल कर्टन तो वो आपके होने चाहिए जिसमें आप जो है अपने पेशेंट को जो है बिठाए और कोई प्राइवेट चेकअप करनी हो, ठीक है, तो उनकी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, दूसरे लोगों से वो छुपे रहते हैं और वो जो है फिर अनकम्फर्ट भी फील नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इससे क्या होता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आप अपने पेशेंट की एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबल बना सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है पेशेंट की जब भी आप चेकअप करते हैं या उनसे डेटा लेते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट फॉर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन को करने के दौरान हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो मंदरजा ज़ेल है, ठीक है। सबसे पहले स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड सुनते हैं। इसी तरह से टंग डिप्रेसर हो गया, इसी तरह से पेन लाइट हो गया, ठीक है, मेजरिंग टेप हो गए, नेज़ल स्पेकुलम हो गया, ठीक है, स्पिग्मोमानोमीटर हो गया, ट्यूनिंग फोर्क हो गई, ठीक है, जो कि 128 हर्ट्ज़ और 512 हर्ट्ज़ का होता है। इसी तरह से रिफ्लेक्स हैमर हो गए, सेफ्टी पिन्स हो गए, पॉकेट विजुअल एक्यूटी कार्ड हो गया, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट की जो आई साइट है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए जब आप फिज़िकल असेसमेंट कर रहे होते हैं या एग्जामिनेशन करने वाले होते हैं। इसके अलावा ग्लव्स, लुब्रिकेंट जेल और ऑप्थेल्मोस्कोप जो है ये ऑप्शनल है, अगर हो तो ठीक है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है। सर वैसे लुब्रिकेंट हम जब यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट इजी डल जाए इसलिए यूज करते हैं ना। लुब्रिकेंट जेल आपको पता है ना, उसको हम कैथेटर इंसर्शन में यूज़ करते हैं, और कैथेटर इंसर्शन तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में नहीं करते ना। जी सर, नहीं फिज सर, आज वो एक एमसीक्यू आया हुआ था, किसी लड़की ने सेंड किया हुआ था हम्म कि मतलब इजाइलोपिन जेल और लुब्रिकेंट हम क्यों यूज करते हैं, तो वो उसमें हम लोग तो ये देखा कि इंस्ट्रूमेंट मतलब उसको लगाते हैं ताकि वो चुभे ना और आसानी से इंसर्ट हो जाए, इसलिए लगाते हैं ना। हाँ, एक ये बात भी ज़ाइलोकन जेल इसकी से तो होती थोड़ा है, वो लोकल बिल्कुल। एनेस्थेटाइज़ भी हो जाती है ना चीज़। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये बात है कि इससे आसानी से इंसर्शन भी हो जाती है, और दूसरा ये है कि इससे थोड़ी-सी एनेस्थीसिया फ़ील भी होती है पेशेंट को, फिर वो जो हम उनमें इंसर्ट करने वाले होते हैं कैथेटर, तो वो इतना फ़ील नहीं होता, ठीक है? और दूसरा ये कि आसानी से इंसर्शन भी हो जाती है इससे। तो ये 2 अच्छा, पर्पसेज़ होती है इसकी। सर ये ओके सर। ट्यूनिंग फोर्क किस वो ट्यूनिंग फ़ोर्क पर्पज़ ये के लिए यूज़ असल करते में हैं? जो एयरिंग है ना, एयरिंग फंक्शन मतलब सुनने की सलाहियत को चेक करने के लिए हम ट्यूनिंग फ़ोर्क यूज़ करते हैं। 128 ठीक, हर्ट्ज़ का भी होता है और 512 हर्ट्ज़ का भी होता है ट्यूनिंग फ़ोर्क। ठीक है। इसके ज़रिए सर ये हम पेन अपने लाइट कानों की जो टॉर्च, हाँ जी, अपने सर कानों की ये जो पेन लाइट इसके ज़रिए हम अपने कानों की जो फ़ंक्शन है उसको हम चेक करते हैं कि कौन-सा कान जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो और कौन-सा कान जो है वो कम सुनाई दे रहा है उसको, तो उसको हम चेक करते हैं, सही है? सर सेफ्टी पिन्स,
सेफ्टी जो पिन्स, ये डॉक्टर्स तो को आपके रिफ्लेक्सेस पास वो चीज़ें हैं ना, वो सेफ्टी पिन क्या होते हैं, वो छोटे छोटे नीडल लाइक्स होते हैं जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को जो है अटैच करते हैं या इस तरह से। नहीं सर, इसका फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या काम है सर? वो जो रिफ्लेक्सेस देखते हैं नर्व्स की, तो वो देखते हैं एक्टिविटी, तो वो सर वो की से नहीं देख लेते? किस चीज़ का? सेफ्टी पिन तो ये हमारे साथ वो है जिसके ज़रिए हम पेशेंट की जो सेंसिटाइजेशन है उसको हम चेक करते हैं कि पेशेंट को पेन फील होता है या नहीं, या उनको जब आप कोई नीडल लाइक चीज़ उनमें आप क्या करते हैं, टच करते हैं, तो वो उनको फील होता है या नहीं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए भी हम सेफ्टी पिन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम पेशेंट की जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंसिटाइजेशन सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, उसको हम चेक करते हैं सेफ्टी पेन के ज़रिए। वही सर, वो ना डॉक्टर्स इसकी जगह ना अपनी कीज का यूज कर लेते हैं, कीज। हाँ, हाँ, ये भी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड या जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई गई है, वैसे तो किसी भी चीज़ के ज़रिए आप पेशेंट की चेकअप कर सकते हैं, चाहे आपके पास एक क्या कहते हैं, नीडल की पेंसिल जगह। से भी कर लेते हैं जी? सर पेंसिल जो हमारे पास पेन हाँ, होता है हम बिल्कुल। उससे भी कर लेते हाँ, हैं। बिल्कुल, पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं। तो उनको सिर्फ़ महसूस कराना होता है कि उनको महसूस होता है या नहीं, ज़्यादा कम से होता है या बहुत कम से उनको ज़्यादा महसूस होता है या बहुत ज़्यादा से उनको कम महसूस होता है। जी, जी, राबिया? राबिया या कौन है? कोई क्वेश्चन है? सर ये लास्ट वाला पॉकेट विजुअल एक्टिविटी कार्ड, ये क्या पॉकेट होता है? विजुअल एक्यूटी कार्ड ये असल में हमारे साथ एक छोटा सा कार्ड होता है जिस पर ABC अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं, या 1 2 3 मुख्तलिफ साइज़ में लिखे गए होते हैं, और उसको जो है पेशेंट से कुछ फासले पर रखा जाता है, और उनसे फिर पूछा जाता है कि ये अल्फ़ाबेट क्या है, ये अल्फ़ाबेट क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइज़ को हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, और उन उस दौरान जो है हम से उनसे पूछते हैं, तो जिस हद तक उनको क्लियर दिखाई दे रहा होता है, हमें पता चल रहा होता है कि इनकी आई साइट जो है वो कितनी परसेंट एक्टिव है, ठीक है। और जब उनको मसला होता है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इस अल्फ़ाबेट, इस साइज़ पर इनको ये चीज़ ब्लर नज़र आ रही है, तो इस वजह से इनकी जो आई साइट है उसमें इतना परसेंट डिफ़ॉल्ट हो सकता है, मसला मौजूद है। तो इसके ज़रिए हम आई साइट को चेक करते हैं, ठीक है, विजुअल एक्यूटी कार्ड के ज़रिए। सर मतलब स्नेलन चार्ट होता है उसको देखते हैं हाँ जी, इसमें। बिल्कुल, स्लेनिन चार्ट, बिल्कुल वही बात है। सही है? यस सर। जी सर। अच्छा जी, पोज़ीशनिंग। अब आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के जो पोज़ीशन है वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पोज़ीशन यूज़ ड्यूरिंग नर्सिंग असेसमेंट के दौरान, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के दौरान और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के दौरान जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पोज़ीशन जो है वो यूज़ होते हैं, जिसमें एक आपके पास डोर्सल रिकम्बिनेंट पोज़ीशन आ जाता है, सुपाइन पोज़ीशन बिल्कुल सीधे जब आप लेटे हुए हो। सिम पोजीशन से मुराद ये है कि जब आप साइड पर लेटे हो, प्रॉन से मुराद ये है जब आप उल्टे लेटे हो, लिथोटॉमी हो गया, और सिटिंग पोजीशन जब आप बैठे हुए हो। तो ये डिफरेंट पोजीशन है जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो कॉमन जो पोजीशन है वो ये है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पोजीशन है नॉर्मल जनरली, ठीक है। ये आप लोगों को याद होने चाहिए। अभी इसका डायग्राम आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन है। मतलब ये है कि ये कौन सा पोजीशन है, हाँ, डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पोजीशन हो गया, ये आपके पास सुपाइन पोजीशन है, ये आपके पास सिटिंग पोजीशन है, सही है। ये आपके पास लिथोटॉमी पोजीशन है, लिथोटॉमी पोजीशन आप सबको पता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा सिम पोजीशन हो गए जो कि साइड पर आप लेटे हुए हो, और इसके अलावा प्रॉन पोजीशन जो कि आप उल्टे लेटे हुए हो, तो इसको हम प्रॉन पोजीशन कहते हैं, सही है। क्लियर हो गए ये आपको? क्या? सर एमसीक्यू मतलब पोजीशन जैसे आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है।
एमसीक्यूज़ में इसके हवाले से एक एमसीक्यूज़ ये आ सकता है कि हाउ मेनी नॉर्मल पोजीशन आर, मतलब नॉर्मल हमारे साथ कितने पोजीशन है, ठीक है। तो 6 पोजीशन है, एक डोर्सल रिकम्बिनेंट, एक सुपाइन, एक सिटिंग, एक लिथोटोमी, एक सिम और एक आपके पास प्रोनेशन या प्रोन पोजीशन है। तो टोटल 6 पोजीशन है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो है इसके हवाले से जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा सिंपल एमसीक्यूज़ है, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि वो कौन सी पोजीशन है जिसमें पेशेंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, मतलब स्ट्रेट सोया हुआ होता है, उनकी जो जी क्या नहीं सर, किसी का माइक ऑन है। अच्छा जी मैं समझा कि ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से द 4 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के जो 4 बुनियादी प्रिंसिपल है, ठीक है, जो उसूल है जिसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, 4 कार्डिनल मेथड्स, ठीक है। तो इसमें एक आपके पास क्या है, इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन से जनरली मुराद क्या है, ऑब्जर्वेशन करना। पल्पेशन से मुराद आप बॉडी पार्ट को मुख्तलिफ तरीके से प्रेस करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फोर्स के साथ। परकशन से मुराद ये है कि आप अपने पेशेंट की बॉडी को आप क्या करते हैं, टेप करते हैं मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए। एस्कल्टेशन से मुराद ये है कि आप पेशेंट की क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं, हार्ट साउंड्स हो गए, ठीक है, इसी तरह से लंग साउंड्स हो गए, इसी तरह से इंटेस्टिनल साउंड्स हो गए, मुख्तलिफ साउंड्स जो है आप सुनते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए। तो ये हमारे साथ क्या है, एस्कल्टेशन कहलाती है। तो ये वो 4 कार्डिनल प्रिंसिपल है या 4 कार्डिनल मेथड्स है किस चीज़ की, फिजिकल एग्जामिनेशन की। सही है।